Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रीजनिंग का पेपर हल करेंगे और आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये इस बार पेपर आया था उसका लेवल काफी अच्छा था, यानी कि हार्ड पेपर था। तो रीजनिंग भी ऑब्वियस है कि हार्ड ही पूछी गई होगी, बिल्कुल तो ऐसा ही है। तो आने वाले जो भी एग्जाम है यूकेपीएससी या चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी हो, तो दोनों के आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप पूरे कॉन्सेप्ट सीख करके जाओगे, साथ ही साथ जिन्होंने ये पेपर दिया था वो तो देख लो कि भविष्य में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको किस अप्रोच के साथ कैसे इनको हल करना है आसानी से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन था हमारा 31। कंसीडर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स टू फाइंड अ यूनिक वैल्यू ऑफ इंटीजर ए। देखिए इस बात पर गौर करना, यूनिक वैल्यू बोला गया है यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, यूनिक पूर्णांक ए का एकमात्र मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित तीन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंटीजर क्या होता है, क्योंकि इसमें इंटीजर की बात की गई है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये इंटीजर होते क्या हैं। ठीक है, इंटीजर जिन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। अब ये क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, इस तरफ से अप टू इंफिनिटी तक जो ये वैल्यूज हैं वो संख्याएं, प्लस निगेटिव में जैसे -1, -2, -3। ठीक है, तो ऐसे करके इस तरफ भी निगेटिव में आपके इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं हैं ये सब क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या थे, जो काउंटिंग नंबर्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक। और उसके बाद जब हम इसमें जीरो जोड़ देते हैं तो हमारे होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहलाती थी। तो पूर्णांक हमें पता लग गया। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जो ए यहां पर दिया गया है, ए, उसमें हम ये सारी वैल्यूज रख सकते हैं जैसे इसमें दिया गया है इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो हमारी वैल्यू कितनी आएंगी या इन इक्वेशन के हिसाब से क्या बनेंगी वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, फिर कंडीशन दी गई है उनको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो चीजें दी गई हैं उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, पहला समीकरण क्या दिया गया है, ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 61। कहने का मतलब ए की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखूं तो कितने ऐसे ए हैं जिनसे हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो। कहने का मतलब जो उत्तर आएगा ए में मान लीजिए मैंने -1 रखा, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 61, यानी कि 1 लेस देन है, तो ये समीकरण हमारा सही हो रहा है -1 के लिए। फिर ऐसे -2, -3, तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो कहने का मतलब ये पहला तो चलिए ठीक हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ इस इक्वेशन के लिए सही हो रहा है, एकमात्र इससे मान नहीं आ रहा है, यानी कि एक की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए ये इक्वेशन फिट बैठ रही है। तो क्या हम कहेंगे कि ये एकमात्र मान आएगा, नहीं, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक, इसका हो गया। अब दूसरा देखिए, यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। फिर हमारा है दूसरा समीकरण, देखते हैं ए इज लेस देन 5। ए इज लेस देन 5 का मतलब है कि 5 से नीचे के सारी संख्याएं ए की क्या है, इसमें है। कहने का मतलब ए की जगह 4 भी आ सकता है, 3, 2, -1, -2, 0, सारी वैल्यूज आएंगी। तो बी तो वैसे भी यूनिक नहीं होगा, यानी कि बी इक्वेशन में ए की यूनिक वैल्यू वैसे भी नहीं आएगी। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा हमारा कहता है ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 31। जैसा ये ऊपर दिया गया था बस वही चीज है, लेकिन देखिए अब एक ही कौन सी हम वैल्यू इसमें रखें कि 31 से बढ़िया है। अगर हम 10 रखें तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 हम 100, यानी कि 100 बड़ा है 31 से, तो ये सही हो रहा है। ऐसे 11 रखेंगे, 12, 13, तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है ना, तो इसका भी एकमात्र वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए ज्ञात करें कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, तीनों में से कोई भी दो कथन पर्याप्त हैं। कहने का मतलब अगर तीनों में से कोई दो कथन अगर हम मिलाएं तो वो भी पर्याप्त हैं। तो मान लीजिए पहले और दूसरे को मिलाएं तब भी ये चीजें नहीं होंगी। ठीक, उसके बाद दूसरे और तीसरे को मिलाओ तब भी देखो इनके जो सॉल्यूशन है वो एक ही नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर आप पहले और दो को मिलाओ या दो और तीन को मिलाओ या पहले तीसरे को मिलाओ, दो दो को मिलाने के बाद भी आपके यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा।
दूसरा, तीनों कथन पर्याप्त हैं। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। तीनों को हमने चेक कर लिया तो तीनों तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बी भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त सभी तीन कथन साथ में भी पर्याप्त नहीं है। कहने का मतलब ऑल दीज स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यानी कि तीनों को अगर हम साथ में भी ले लें तब भी हमारा एकमात्र मान ज्ञात करने के लिए क्या है, इंटीजर्स नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि तीनों को भी अगर हम साथ में ले लें तब भी इसके एक वैल्यू तो नहीं आएगी, एक से ज्यादा ही आएंगी, दो आएंगी, एक बात देखना, ठीक है। दो या उससे ज्यादा ही आएंगी। तो एकमात्र के लिए ऐसी कोई, अगर हम तीनों को साथ ले या उसमें भी एक ही वैल्यू एक नहीं आएगी। आप देख रहे हैं किसी में बहुत सारी आ रही है तो लगभग हर किसी में बहुत सारी आ रही है, जब साथ लेंगे तब भी नहीं आएंगी। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीजनिंग के हिसाब से और हमारा पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से अपर लेवल का ये पेपर था, और एक क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिरर जैसा क्वेश्चन या मिरर का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको इसको किस प्रकार से हल करना है उसको देखते हैं। एमएन, ये दर्पण होता है, ठीक है। दर्पण को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, यहाँ पर जो असल होगा और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पेपर में सीधे स्टार्ट करना इसके यहाँ पर से, ठीक है। मिरर, आपने देखा होगा आप दाहिना हाथ उठाते हो तो वो आपका, अगर आप हाथ ऐसे मिलाओगे, मान लीजिए मिरर के यहाँ पर हाथ ऐसे करोगे तो वहां पर से भी एरो ऐसे स्टार्ट होगा। तो सेम हमें वही चीज करनी है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर से इसको ले जाओ हाथ को ऐसे, तो हाथ हमारा ये बन गया, ठीक है, ये जो टेढ़ा होता है ऐसा करके। उसके बाद हम सीधी डंडी, फिर ये हमारे पाँव बन गए और ये हमारा छोटा वाला फिगर बन गया। कहने का मतलब ये छोटा वाला फिगर है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बन गया, उसको मैं हल्का छोटा कर देता हूँ इसके बराबर, ठीक है। तो ये हमारा फिगर बन गया, ये छोटे वाले की आकृति बन गई। अब इस प्रकार का कहाँ पर है वो देख लो पहले तो। मिरर के इस पार इस प्रकार का कहाँ पर है, जो ये हाथ है वो नीचे की तरफ, हाथ नीचे की तरफ यहाँ पर है, हाथ नीचे की तरफ डी में है, यानी कि ये दोनों हिंदी और इंग्लिश है तो इस तरफ देखिए, इसमें और इसमें है, ठीक। ये हमें पता लग गया कि ये और ये सही हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें हाथ नीचे की तरफ हो और बिंब इस तरफ हो, ठीक। अभी इसमें सिर्फ हमें इतना पता लगा, लेकिन फिर नेक्स्ट देखिए, तो हाथ नीचे हो गया, ठीक। उसके बाद हम इस बड़े वाले को भी बना लेंगे। वैसे यहीं पर पता चल गया हमें, क्योंकि ये जो मिरर है ये कुछ इस प्रकार से है जो कि ये सही है, बाकी अन्य गलत है, ठीक है। तो हम दूसरे को भी बना लेते हैं। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही बनाना, ठीक है। अब हम इस बड़े वाले को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर से कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये इसकी टांग, और ये टांग अंदर की तरफ है तो मिरर में भी अंदर की तरफ ही बनेगी। फिर हाथ देखिए, फिर हाथ ऐसे आएगा और हाथ कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक। और जो हाथ है, हाथ पीछे से ऐसे जाएगा। तो ऐसा आपको ये दिख रहा होगा, देखिए सेम, ठीक है, जो मैंने बनाया उस प्रकार का फिगर ये दिख रहा है ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वैसे हमें ये पता यहीं पर चल गया था, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये इस प्रकार से होना चाहिए था, जो कि गलत था, ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत थे क्योंकि इनके हाथ ऊपर की तरफ थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। टू पर्सन ए बी, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, ऊपर की तरफ कर लेते हैं एंड देन पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, टू पर्सन ए पर्सन, ठीक है, ए एंड बी 12 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि 12 किलोमीटर दूर है ए बी दोनों। तो ठीक, 12 किलोमीटर दूर हैं दोनों। तो फिगर बनाते हुए चलेंगे जिससे कि हमें ये आसानी से समझ में आ जाए। देखिए मान लीजिए ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। एक लाइन के अकॉर्ड जो ये उनको जोड़ने वाली एक रेखा के एक दूसरे की ओर चलते हैं। कहने का मतलब ये जो ए है ये इस तरफ चलेगा और ये जो बी है इस तरफ चलेगा, और हमारा क्या बन जाएगा, ये मतलब आपस में चलेंगे। आगे क्या कहा गया है, बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर पूरा करने से पहले 1 किलोमीटर चलता है। अब देखिए बीच ने चलना स्टार्ट किया,
पहले वो 1 किलोमीटर चलता है यहाँ तक, ठीक है, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, 1 km। यहाँ पर से वो क्या करा, जब ये इस तरफ आ रहा है तो आपका ये दाहिनी तरफ ये होगा और बाईं तरफ ये होगा, और उसके बाद वो बाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो ये यहाँ पर ऐसे चला 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर ये दूरी इसकी आ गई। अब ये यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है। यानी कि इसने क्या कहा, बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर पूरा करने से पहले 1 किलोमीटर चला। पहले 1 किलोमीटर चला और उसके बाद 3 किलोमीटर ऐसे चला, ठीक है। ओके। और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 12 किलोमीटर दी गई है, इसको भी लिख लेते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, अब देखिए ए भी बी की ओर मुख करके x किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर पूरा करता है। कहने का मतलब ए भी इस तरफ जा रहा है, तो ए भी चलने लगा, भाई ये भी यहाँ तक गया, x किलोमीटर ये दूरी है इसकी, वहां पर से ये बाएं मुड़ा। अब इसका बायां किस तरफ होगा, मैं अगर इस तरफ जा रहा हूं तो मेरा दाहिना इस तरफ होगा और बायां इस तरफ, ठीक है। तो ये ऊपर को गया 3 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंच गया, ये भी 3 किलोमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर और ये वाली डिस्टेंस आपकी x किलोमीटर है, ठीक। इतना हमें पता लग गया। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, यदि a व b अब 12 किलोमीटर दूर स्थित हैं तो x की वैल्यू निकालनी है। अब मान लीजिए अब इनकी पोजीशन यहाँ पर है, ठीक। इनको मैं मिला देता हूँ एक ऐसे बिंदु से डॉट डॉट करके। अब जो ये डिस्टेंस है ये भी दी गई है, जो ये डिस्टेंस है ये आपका 10 किलोमीटर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब पूछा गया है कि x की दूरी बताइए, जो ये x है इसको हमें निकालना है। देखिए इसको बहुत तरीकों से आप निकाल सकते थे, सबसे आसान पहले बताता हूं, उसके बाद हम आगे को अन्य का भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा ताकि आपको कोई एक याद रहे। अब देखिए फिगर हमारा इतना बन गया। देखिए सबसे मुश्किल होता है फिगर बनाना, जब ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शन वाले में फिगर बन जाता है तो फिर हमारा ये क्वेश्चन बेहद आसान बन जाता है, ठीक है। मेन होता है फिगर बनाना और फिगर हमने अच्छे से बना ली। अब देखिए थोड़ा सा गौर करें अगर हम, ठीक है, इसको मैं इस तरफ लेके चलूं, किस तरफ, इसको मैं मिला लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर से मैंने ऐसे इसको सीधा लाइन खींचा एंड देन फिर इसको मैंने मिला दिया, क्योंकि ये हमने लाइन सीधी खींची है, ठीक है, और ये भी हमने सीधी खींची है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक। अब अभी देखिए जो ये डिस्टेंस है यहां पर से यहां तक ये 3 किलोमीटर है, और जो ये डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर है, कहने का मतलब ये भी 3 किलोमीटर होगी, ठीक। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, 3 और 3 6 किलोमीटर होगी, नहीं साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि भाई ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन से ये 3 किलोमीटर इस तरफ चला और सीधी लाइन से 3 किलोमीटर ये इस तरफ चला। तो जब दोनों को मिलाएंगे, ऐसे मिला लिया हमने, तो ये पूरी 6 किलोमीटर बन गई, ठीक है। कहने का मतलब हमारी जो ये वाली डिस्टेंस है ये पूरी 6 किलोमीटर है, कितनी, 6 किलोमीटर, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक, 6 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर है और ये हम अब पता करते हैं, ठीक है। ये हमें पता लग गया 10 पहले से दिया हुआ था और ये 6 हमें पता लग गया। अब देखिए क्योंकि ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक थी ये 12 किलोमीटर थी। 12 में से देखिए 1 किलोमीटर तो ये चले गया था, यानी कि चल लिया था ये, तो -1 करो, और फिर ये भी x किलोमीटर चले गया था, -x करो। तो जो अब ये बीच वाली डिस्टेंस है, कहने का मतलब जो ये बीच वाली डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये आपकी हो जाएगी 12 - 1 - x, जो कि होगा 11 - x, होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि टोटल बार थी भाई, x तो पहले ये चले गया a वाला और 1 किलोमीटर b वाला चले गया, तो 12 - 1 - x यानी कि 11 - x, अब ये दूरी बची। अब ये 11 - x है तो ये जो दूरी है ये भी 11 - x होगी। अब हमारा फिगर क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम वाला। इसको मैं अलग से बना देता हूं, ठीक है। हमारा कुछ इस प्रकार से फिगर अब बन गया, जिसमें हमने ये वाली जो डिस्टेंस थी 6 किलोमीटर मिल गई, ये डिस्टेंस हमारी 11 - x मिल गई, ये डिस्टेंस हमारी 10 मिली हुई है। तो अगर हम यहाँ पर लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या पढ़ते हैं, मान लीजिए इसको b और c मानेंगे, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, कहने का मतलब 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ये वाली डिस्टेंस जो कि 11 - x का स्क्वायर, प्लस ये जो 6 है 6 का स्क्वायर। अब इसको बस हमें हल करना है और हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए इसको हल करते हैं, 10 दहम 100,
बराबर 11 माइनस एक्स स्क्वायर को हम अभी ऐसे ही रखते हैं, 6 को हम निकाल लेते हैं, 6 छक 36, ठीक। अब 11 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे रहने देते हैं, बराबर ये 36 इस तरफ गया तो माइनस हो गया, 100 माइनस 36 क्या हो जाएगा, 11 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 64, ठीक। इतना समझ में आया, बिल्कुल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ स्क्वायर रूट लगाओ, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाओ, ठीक। ऐसा हम कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो होगा क्या कि यहाँ तो ये जो स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर ये कट जाएगा, दैट इज 11 माइनस एक्स बराबर, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 8 हमारे ये आ गया। अब देखिए केस वन में हम क्या करेंगे, 11 माइनस एक्स बराबर प्लस का 8 लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 11 माइनस एक्स बराबर 8, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 8, 11 इस तरफ जाएगा या एक्स इस तरफ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा एक्स बराबर 11 माइनस 8 दैट इज 3, ठीक। तो एक तो हमारी वैल्यू आ गई 3, ठीक है। एक बार दूसरे केस को भी ले लेते हैं, 11 माइनस एक्स बराबर माइनस का 8 ले लेते हैं। तो माइनस के 8 में जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा एक्स निकल करके आ जाएगा, 11 माइनस एक्स उस तरफ गया तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 8 दैट इज 19। अब देखिए एक्स की वैल्यू एक तो 3 आई और एक तो 19 आई, एक आई 3 एक आई 19, तो इसमें देखिए 19 तो है ही नहीं, एक्स की वैल्यू 3 है तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वैसे भी अगर 19 दिया भी होता तब भी 19 नहीं होगी ना, क्योंकि देखिए ये टोटल 12 किलोमीटर दूर थे। अब एक एक किलोमीटर चलने के बाद भी उनकी स्पीड जो दूरी है वो कम होनी चाहिए ना, वो बढ़ नहीं सकती, तो 12 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं होगी, तो 19 तो वैसे भी गलत हो जाता। हमारा उत्तर क्या आ गया, बेसिक एक्स बराबर 3, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, बेहद आसान तरीके से मैंने ये समझाने का प्रयत्न किया है, इतना आसान क्योंकि इसमें ना कोई कॉन्सेप्ट लगाया, बस पाइथागोरस थ्योरम हम कब से पढ़ते हैं। जो भी मैंने जितनी भी रीजनिंग की वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें मैंने हर वीडियो में बताया था आपको कि पाइथागोरस पढ़ लो, किसी भी प्रकार से आपको आएगा ही आएगा, ये डायरेक्शन वाले में हमेशा आएगा, ठीक है। ये बात बस आपको ध्यान में रखनी होती है, अगर आपने ये ध्यान में रखी होती या होगी तो आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हल किया होगा। अब मैंने फिर आपको बताया था कि आप दो तीन तरीके से भी निकाल सकते हो करके, तो दो तीन तरीके से हम कैसे निकालते हैं मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बना हुआ था, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप उसको अलग तरीके से कैसे निकाल सकते थे। अलग तरीके से निकालने का एक तरीका ये था आपका कि यहाँ पर आपका एक तो ये बन रहा था क्या, ट्रायंगल बन रहा था, ये भी ट्रायंगल बन रहा था। देखिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है आपको, नाइन्थ क्लास की जो कॉन्ग्रुएंसी वाले फॉर्मूले हैं, यानी कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं उसके हिसाब से निकालना था। ये एंगल और ये एंगल बराबर थे, तो क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर थे, ठीक। फिर ये 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री था, एंड देन फिर आपका हो जाता क्या, ये एंगल ये साइड ये एंगल, ये एंगल ये साइड ये एंगल, क्योंकि तीन तीन दिया हुआ है ना, तो हमारे ये वाला जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, इनके बराबर हो जाते हैं हर चीज में। तो इनकी ये भुजाएं भी बराबर, ये भी बराबर हो जाती। फिर क्या होता, ये देखिए, लेकिन इसके लिए आपको ये आसान तरीका था, बट लेकिन इसके लिए आपको ये ऐसे प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी, ठीक है। ए एंगल साइड एंगल, ठीक है, ये आपको कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी पता होती तब ये आसान था, अदरवाइज तो टफ ही था। जिसमें ये सारी प्रमेय वगैरह नहीं लग रही थी, वो सिर्फ वो वाला था जो मैंने आपको बताया पाइथागोरस वाला, ठीक है। इससे क्या हो जाता, फिर ये हमारे बराबर निकल जाते, ये भी बराबर निकल जाते। ये बराबर कहने का मतलब एक्स की वैल्यू देखिए, ये और ये निकल जाते, तो ये हमारा इस तरफ कितना था, ये 3 था, तो ये हमारा 5 हो जाता, फिर हमारा ये 4 निकल जाता, फिर ये भी 4 निकल जाता, 4 4 8 एक 9, 9 12 माइनस 9, 9 3 12, ठीक है। तो 3 इस प्रकार से भी निकल सकता था, लेकिन ये आसान तो था, लेकिन इसमें क्या था, आपको वो थ्योरम पता होनी चाहिए थी, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही रीजनिंग की वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, उसमें मैंने बहुत सारी रीजनिंग की वीडियोस हल करवा रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी, डी इज टॉलर देन ए। तो ये आसान क्वेश्चन होता है। देखिए यदि ए बी से लंबा है, ए
लंबा बी से, हम इस प्रकार से मान लीजिए ग्रेटर देन वाला जो साइन है वो लंबा हम मान रहे हैं, ए लंबा हो जाएगा इससे, ठीक। बी सी से लंबा है, यानी कि बी बड़ा है सी से, ठीक। डी ई से लंबा है, अब देखिए डी लंबा है ई से। फिर बोला गया है ई ए से लंबा है, यानी कि जो ई है वो ए से भी लंबा है, ई यहाँ, तो ये हमारा ये डी भी तो आएगा, डी इस तरफ, यानी कि सबसे लंबा डी हो जाएगा। और निम्न में से सबसे छोटा कौन है, तो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। आसान था, बहुत आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, बाकी है तो ये भी आसानी है। जो चीजें दिख रही है उनको हमें आसानी से देखना है, उनका विश्लेषण करना है और उत्तर को पाना है। अब तो देखिए, फॉर द गिवन वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम ये होते हैं, ठीक है, शोविंग नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट फुटबॉल एच, इस प्रकार से, तो कौन सा फॉल्स है ये पूछा गया हमसे। हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल के खिलाड़ियों से अधिक है। अब देखिए, हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल से अधिक है, कहने का मतलब ऐसा बोल रहे हैं। तो हॉकी के खिलाड़ी गिनते हैं, 5 3 8 9 10, 10 4 14, यानी कि 14 लोग हॉकी खेलते हैं। और फुटबॉल कितने खेलते हैं, 6 3 9 10 11 12, 12 लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो इसने क्या बोला, हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल से अधिक है। बिल्कुल, हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल से अधिक है, तो पहला तो सही हो गया, ठीक। हमें गलत असत्य वाला छांटना है, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब ऐसे खिलाड़ी कौन से हैं, देखिए, जो के, यानी कि ये 4 प्लस ये 4, 4 दूना 8, सिर्फ 4 प्लस 4 8 होंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर है, ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं, तो 8 हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो रीजन होगा वो बस इतना सा होगा, ठीक है, ध्यान में रखना, बस इतना सा, तो 4 4 8 हो गया, ठीक। अब अगला समीकरण क्या कहता है, पहले दो तो क्या हो गए हमारे, गलत हो गए। अगला क्या कहता है, कम से कम 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ी 10 हैं। कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2, या तो 2 खेल खेलने चाहिए या 3, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए वो। तो वो खिलाड़ी कौन से होंगे, देखिए, कम से कम 2 खेलने वाले होंगे आपके ये रीजन और ये रीजन। तो 4 3 7 8 9 10, 10 खिलाड़ी हैं बिल्कुल। तो कम से कम 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या 10 है बिल्कुल। तो सी भी सही है, ए बी सी तीनों सही है, तो इसका मतलब है कि डी सही नहीं होगा। तो डी को हम सीधे ही टिक कर लेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्योंकि हम हल कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 खेल, यानी कि जो एटमोस्ट 2 गेम्स खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 25 है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 खेल सकते हैं, 3 तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे, या तो 2 खेलेंगे या तो 1 खेलेंगे। तो देखो, 4 5 4 9, 9 6 15, 15 ये हो गए, प्लस 3 4 3 7 8, ठीक है, 8 5 13, यानी कि 23 खिलाड़ी ये ऐसे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 25 दिया गया, तो डी बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आसान सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए होता क्या है, कि जो ये पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, इसका मतलब होता है कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और कोई गेम नहीं खेलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हॉकी खेलते हैं और कोई नहीं खेलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जो ये बीच वाला पोर्शन होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये गेम भी खेल देंगे, ये भी खेलते हैं, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना होता है। बाकी जो ये बीच वाला पोर्शन होता है, इसका मतलब होता है कि ये गेम भी खेलते हैं, ये भी खेलते हैं, ये भी खेलते हैं, तीनों खेलते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स, दो कथनों को संज्ञान में लीजिए। 7 इज द प्राइम नंबर, 7 इज नॉट एन इवन नंबर, ठीक है, एक अभाज्य संख्या और सम संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या क्या है पहले तो वो जान लेते हैं, क्योंकि भाई हमें कॉन्सेप्ट भी तो समझना है, ऐसा नहीं कि बस इस इक्वेशन को हल कर लिया, लो हमारा काम हो गया, नहीं, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती है जिनका या तो खुद होता है, खुद का भाग जाता है जिन पर, या फिर एक का भाग जाता है, यानी कि उनके जो फैक्टर होंगे, ठीक है, यानी कि उनके जो गुणनखंड होते हैं वो सिर्फ एक या फिर खुद होते हैं। जैसे देखो, 7 में सिर्फ 7 का भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा। 11 में सिर्फ या तो 11 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा, तो ये क्या हो गए, प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए, इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर तो सिंपली वो होते हैं जिनमें 2 का भाग जाता है, वो सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये हमने संख्या नंबर सिस्टम में पढ़ा था। अब देखिए, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है।
P व Q दोनों सही है और Q एक सटीक स्पष्टीकरण है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए P भी सही है, Q भी सही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो Q है ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है कि एक सम संख्या है, अगर कोई एक सम संख्या नहीं है तो वो अभाज्य होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। 9 एक सम संख्या नहीं है लेकिन वो अभाज्य भी नहीं है, तो यहीं पर ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना, ये वाक्य तो गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, बी पी और क्यू दोनों सही है और क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण नहीं है पी के लिए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि इंडिविजुअली कथन पी भी सही है, क्यू भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन अ कोड लैंग्वेज क्यू इज कोडेड 5, salt is coded 28, then how will sweet be coded? इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए, मैंने बार बार बताया है, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, टेबल बनानी है। क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल किस चीज की, एबीसीडी की। तो हम एबीसीडी लिखते हैं पहले तो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, के एल एंड एम। ठीक, ये टेबल हमने बना ली। अब क्या करेंगे हम इस तरफ से, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो, जब भी आप एबीसीडी की टेबल बनाओ तो ऐसे बनाना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका एक तो ये फायदा होगा कि इनकी नंबरिंग आप आसानी से कर सकते हो, और कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपका इसका अपोजिट वाले संख्याएं होती हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका इसमें सही लगता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या करना, जेड से स्टार्ट करना। जेड से करेंगे हम स्टार्टिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, एक ये बना दिया आपका क्या, टेबल, जो कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जहां भी दिखे आपको, बस आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एबीसीडी वाले में से। ठीक है, ये हमने बना दिया, ये अभी आपका ये काम आसान करेगा, कैसे वो देखते हैं। अब इसने क्या कहा कि क्यू को किसी कोड लैंग्वेज में 5 लिखा। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपको सोचना कैसे है, पहले तो आपको ए बी सी डी से ही नंबरिंग करनी है। मैंने इस तरफ से इसलिए करी क्योंकि इसमें यही लॉजिक लग रहा है। ठीक है, पहले आपको इस प्रकार से बना लेना है। अब देखिए, क्यू का नंबर देखिए, अभी हमने जेड से गिना ना, तो क्यू का नंबर देखो, क्यू आपका कहां पर है, ये 10 है। 10 क्यू बराबर 10, 10वें नंबर पे है। ठीक है, जेड से हमने स्टार्ट करा। अब हमने क्या करा, 10/2, यानी कि इसको आधा कर दिया, जो नंबर है उसको आधा कर दिया। जैसे इसका 10वां नंबर था, 1 2 3 4 5, 10वां, 10/2 बराबर 5 उत्तर आ गया। यानी कि कहने का मतलब क्यू इज कोडेड विद 5। ठीक, अब सॉल्ट को देखते हैं, क्या यही चीज फॉलो हो रही है, बिल्कुल देखते हैं। तो देखिए, एस का नंबर कौन सा है, एस का नंबर है हमारा 8, 8 प्लस, और फिर ए का नंबर कौन सा है हमारा, ए का है 26 प्लस, एल का नंबर कहां पर है देखिए 15 प्लस, टी का नंबर देखिए 7/2 करेंगे इसको भी। ठीक है, अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14 का 15, 15 30, 3 2 5, यानी कि 56/2। इसको हम हल करेंगे तो 56/2 हो जाएगा हमारा 28। कहने का मतलब सॉल्ट का जो कोड था वो भी हमारा निकल गया। ठीक, सॉल्ट भी 28 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो स्वीट है, स्वीट की भी नंबरिंग जिस हिसाब से ये है, बस हमने काम कुछ नहीं करा, हम हर बार ए से गिनते थे, ए से गिन करके काम नहीं बन रहा था, तो हमने क्या करा, चलिए चेक करते हैं, जेड से गिनते हैं क्या ऐसे काम बनता है। बिल्कुल, तो जब मैंने ऐसे करा तो इससे काम बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्वीट का भी देख लेते हैं फिर। चलिए, स्वीट में एस का नंबर क्या है हमारा, एस का नंबर है 8, 8 प्लस, फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू का नंबर है हमारा 4, 4 प्लस, ई ई 22, 22, 22 प्लस 22, और फिर हमारा टी, टी का है 7।
प्लस 7। अब देखिए इसको जोड़ो अपॉन 2, क्योंकि हमारा यही ट्रिक लग रहा है ना, यही लॉजिक लग रहा है। देखिए रीजनिंग में बस यही चीजें होती है, हमें एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न है, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22×2 = 44 प्लस 8×4 = 12 प्लस 7/2। इसको फिर से हम थोड़ा सा जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा और 44, ये एक हो जाएगा हमारा 56 प्लस 7, ये हो जाएगा 63/2, जो कि आ जाएगा हमारा 3.5। ठीक है, 31.5 कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। मैंने क्या कहा, जब भी आपको इस प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग या नंबरिंग वाला क्वेश्चन दिखे ना, आपको सिंपली ये टेबल बना लेनी है। लेकिन नंबरिंग तो हमेशा आपको ए से करनी है, लेकिन अगर ए से काम ना बने तो आप बी से जेड से शुरू करोगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको विपरीत दिशा से जेड से अगर आप 1 2 3 करोगे तब भी आपका उत्तर आ सकता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा, कई लोग इस प्रकार से भी सोच सकते थे, जैसे अगर आप ए से नंबरिंग करते तो फिर आप क्या करते, जो एल का अपोजिट ओ है, ओ का अपोजिट एल है, के का अपोजिट पी है, पी का अपोजिट, तो इस प्रकार से सोच के भी इसका उत्तर निकल जाएगा। लेकिन हमने सबसे आसान तरीका अपनाया इस प्रकार से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कहीं और से देखना, लेकिन अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो फिर मुझे नहीं लगता कि कहीं से आपको आएगा। इसको दोबारा देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P always speaks the truth and Q always speaks lie। कहने का मतलब P सत्यवादी है, राजा हरिश्चंद्र है, क्या है? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र है, और हमारा जो Q है वो हमेशा झूठा है। बोथ आर लॉक्ड इनसाइड अ रूम, दोनों को क्या कर दिया गया, एक रूम में बंद कर दिया। ले, ये इस प्रकार से दोनों है। ठीक है, ये सही बोलने वाले को मैंने जो है सही बोलने वाले को मैंने ग्रीन से टिक कर दिया, तो झूठ बोलने वाले को मैंने रेड से। ठीक है, दो बैठे हैं। देर इज नो थर्ड पर्सन इन द रूम, यहाँ पर कोई भी तीसरा नहीं है, ये दो ही हैं बस रूम में। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी हर्ड बाय एन केव्स ड्रॉपर, यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति है ना, चुपके से जो सुनता है दूसरों की बातें दुबक करके, तो बाहर से कोई आया, वो यहाँ पर से चुपके से सुनने लगा, तो क्या हमें सुनाई देगा, इनमें से हमें बताना है। ठीक है, क्या सुनाई दे सकता है? ठीक, मैं सदैव सच बोलता हूं। देखिए, ये तो पी भी बोल सकता है क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है, तो मैं बोलूंगा ना मैं सदैव सच बोलता हूं, तो सही है। क्यू भी बोल सकता है क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो काम है वो भी सही हो रहा है। वो बोलेगा कि मैं सदैव सच बोलता हूं, मतलब वो झूठ होगा। ठीक है, और क्योंकि वो झूठ बोलता है तो उसके लिए सही बैठ रही है, तो ए तो बिल्कुल सही उत्तर है, ए तो होगा। मैं कभी सच नहीं बोलता हूं। देखिए, ये भी, ये ए पी तो बोल नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है, और वो सच बोलता है तो ऐसा थोड़ी बोले क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं, तो बी पी के लिए गलत हो जाएगा। क्योंकि ये सच नहीं बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है, तो वो भी ऐसा नहीं बोलेगा, तो बी तो वैसे भी नहीं होगा, गलत। मैं केवल रविवार को ही सच बोलता हूं। अब मैं केवल रविवार को ही सच बोलता हूं, ये आपका क्यू बोल सकता है। ठीक है, पी तो नहीं बोलेगा क्योंकि वो हर दिन बोलता है, लेकिन क्यू बोल सकता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि कौन सा सुना जा सकता है, यानी कि ऐसा नहीं कि दोनों ने बोलना है, कोई भी वाक्य सुना जा सकता है ना, तो ए और सी सुने जा सकते हैं, ए और सी दोनों, तो डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब या तो पी बोले या तो क्यू बोले, क्योंकि अगर एक भी बोल रहा है तो इस रीजनिंग के जो लॉजिक को सही बैठा रहा है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए और सी दोनों कथन सही है, बाकी गलत हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको थोड़ा सा समझोगे तो आसान भी है। ठीक है, अब हमको करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ें। A has B means A is a brother of B। ठीक, A at the rate means A is a daughter of E। ठीक है, and A is the husband of और A is the wife of। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और हम जो महिलाएं हैं उनको गोल करेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। एस परसेंटेज डी, यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या था, ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी कि एस और डी में क्या था,
एस वाइफ है डी की, तो वाइफ पत्नी, ठीक, डी की, ये मेल है तो मेल को हम ऐसे छोड़ेंगे, पत्नी के लिए गोल कर देंगे, ठीक है। फिर हैशटैग बी, हैज बी यानी कि हो जाएगा आपका, सॉरी हैज एफ, मतलब एफ का मतलब है हमारा, हैज का मतलब है ब्रदर ऑफ बी, तो एफ हमारी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, ठीक। ये क्या, भाई, यानी कि ये भाई है एफ का। फिर उसके बाद देखिए एफ एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब क्या है, इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि हमारा एफ जी की डॉटर है, पुत्री है, ठीक। तो पुत्री है यानी कि ये महिला है, ये पुत्री है, ये तो ये मेल हो गया, तो इसको हम वैसे छोड़ देंगे। फिर क्या कहा गया है, जी एन एच, एंड एच में क्या था, हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा, हस्बैंड ऑफ, जी हस्बैंड हो जाएगा बी का। तो यहां पर क्या कहा है, एच का, एच महिला है, ठीक है, एच का हस्बैंड पति है ये ठीक है, पति इस तरफ, क्योंकि मैंने मेल को क्या कर रखा है, छोड़ दिया है, चलो बार लगा देता हूं, मैं नीचे से अंडरलाइन कर देता हूं, और महिलाओं के लिए मैंने गोल कर दिया, ठीक, एच। फिर क्या कहा गया, एच एट द रेट जे, एट द रेट क्या था, एट द रेट इज द डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जे, जे की डॉटर यानी कि पुत्री है एच। तो देखिए ये हमारा उत्तर आ गया, कहने का मतलब जो हमारी पजल थी, जो हमारा रिलेशन वाला था, वो हमने इस जो वाक्य में दिया गया था उसको हमने इस प्रकार से बना दिया एक फिगर के फॉर्म में। अब हमें साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए चार में से कौन सा रिलेशन पॉसिबल नहीं है पूछा है, ठीक है। तो ए से स्टार्ट करते हैं, एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ इज डॉटर ऑफ जी, बिल्कुल, जी की पुत्री तो एफ है, ये बिल्कुल सही है। जे इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ डी, यानी कि डी का नाना जे है। देखिए डी ये है, डी की डी की बहन एफ, एफ का पिताजी, ठीक है, उसकी वाइफ का पति, यानी कि मैटरनल। एच क्या होगी, इनकी माँ होगी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, ये इनके नाना है, बिल्कुल सही उत्तर। एच की पुत्रवधु एस है, यानी कि एस इज द डॉटर ऑफ, डॉटर इन लॉ ऑफ एच, एच ये है, ठीक है। इसका बेटा आपका है क्या, डी, डी बेटा है और उसकी पत्नी एस है, तो पुत्र वधु है, बिल्कुल डॉटर इन लॉ है। तो ए बी सी सही उत्तर हो गए, तो डी इसका मतलब सही होगा, क्योंकि गलत बताना था, ठीक है। इसको टिक करके हम आ जाएंगे एग्जाम में, लेकिन यहां पर हम इसको भी समझेंगे। डी इज द सन इन लॉ, देखिए डी इज सन इन लॉ ऑफ जी, देखिए जी का पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, क्योंकि ये पुत्री है, पुत्री का भाई क्या होगा, पुत्र होगा, तो सन इन लॉ नहीं होगा, सिर्फ सन होगा, यानी कि पुत्र होगा। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन हल किया। अब लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ऐसी सीरीज और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल से जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, अगर आप पर्सनली मुझसे मैथ्स या कुछ अन्य क्लासेस सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। धन्यवाद। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को पूरा करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर। इसमें लॉजिकल आपको आप तभी लगा पाते जब आपको पता होता कि एकड़, वर्ग, गज, वर्ग इंच, हेक्टेयर, इनमें बड़ा क्या होता है, तब आप लगा पाते, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जाहिर सी बात है 3 आएगा, क्योंकि भाई वर्ग इंच सबसे छोटा होता है ना, यानी कि 1 इंच मान लीजिए इतना है, तो 1 वर्ग इंच इतना हुआ, ऐसे 1 फीट इतना है तो 1 वर्ग फीट इतना हुआ, तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 1 वर्ग इंच पहले आएगा 3, फिर उसके बाद वर्ग फीट आएगा 5, फिर उसके बाद आएगा गज, गज मतलब हम जो एक कदम बढ़ाते हैं जो पूरा पाँव, ठीक है, ये गज कहलाता है, यार्ड इंग्लिश में। तो ठीक, फिर उसके बाद 3 5, फिर हमारा आ जाएगा 2, 3 5 2, 3 5 2, 3 5 2, बी या सी, डी में से सही होगा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बस बात थी कि एकड़ और हेक्टेयर में क्या बड़ा होता है, ठीक, एकड़ और हेक्टेयर में क्या बड़ा होता है, तो 1 एकड़ बराबर होता है 0.405 समथिंग हेक्टेयर, तो हेक्टेयर बड़ा है भाई, तो हमारा आ जाएगा 1 और ठीक। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है, तो 3 5 2 1 4 ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ठीक। तो ये थी हमारी रीजनिंग की सीरीज। बाकी बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियोस हम जल्द से जल्द लाएंगे, क्लासेस भी लाएंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जुड़े रहें। धन्यवाद।